वो मुझे अल्मोड़ा की पहाड़ियों में एक बस में मिली। खाली पड़ी बस में कुछ इक्का दुक्का लोग ही होंगे। शाम का वक्त था। बस घुमावदार रोड पर लहराती हुई चल रही थी। बाहर सूरज डूब रहा था, यहाँ बस के अंदर मैं उसके इश्क में डूब रहा था। वो बेपरवाह सी कुछ सोचती हुई बैठी हुई थी, कहीं खोई हुई। उसकी उदास सी आंखें ना जाने क्या राज लेकर बैठी हुई थी। मैं एक टक उसको देखे जा रहा था। देखने में पहाड़ी नहीं लग रही थी। सच बताऊं तो मैं उसकी खूबसूरती में एकदम खो गया था। अचानक से वो मेरी ओर पलटी और मैं सकपका गया। मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और फिर उसने आंखों में उदासी भर ली, जैसे किसी मजबूरी की वजह से मुस्कुरा नहीं पा रही हो। फिर कुछ देर तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज डूब चुका था और बस में भी अंधेरा होने लगा था। तभी अचानक से बस झटका खाकर रुक गई। वो उठी और एक नज़र मेरी तरफ मारते हुए तेजी से बस से उतर गई। वहाँ कोई बस स्टैंड भी नहीं था और आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। फिर भी बीच में क्यों बस रुकी, ये सवाल मेरे दिमाग में कौंध ही गया रहा था। तभी कंडक्टर बोला, कितनी बार बोला है बस सही करा लो, रोज़ अटक कर रुक जाती है। बस तो सही है पर यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है तो यहाँ आकर अटक जाती है। पुरानी बस है ना तो लोड नहीं ले पाती, ड्राइवर ने कहा। फिर ठहाका मार के बोला, कभी कभी तो हमें ये भूत प्रेत का चक्कर लगता है, ससुरी इसी जगह आकर अटक जाती है। अच्छा अच्छा कम बातें बनाओ, शाम का टाइम है, लाइट जला लो और ऊपर वाले का नाम ले लो, वरना भूत 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 करोगे तो सच में आकर चिपट जाएगी। कंडक्टर ने गुड़की देते हुए कहा। बस चढ़ाई पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। मेरी नज़र उस लड़की पर थी पर कान उन दोनों की बातों पर। धीरे धीरे वो मेरी नज़र से ओझल होती जा रही थी और मैं उसकी और देखे जा रहा था। फिर अचानक से वो पलटी, मेरी तरफ देखा और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। मैं अपनी सीट छोड़कर आगे की सीट पर आकर बैठ गया और कंडक्टर से बात करने लगा। और कितना टाइम लगेगा, बस पहुंचने वाले हैं, कंडक्टर ने जवाब दिया। अभी कौन सी जगह थी जहां थोड़ी देर पहले बस रुकी थी, मैंने पूछा। कंडक्टर ने कहा, बस तो सीधे बस स्टैंड से चलकर बस स्टैंड पर ही रुकती है। मैंने याद दिलाते हुए कहा, अरे अभी 5 मिनट पहले जब वो लड़की उतरी थी। कंडक्टर ने भौचक्के होकर कहा, कौन सी लड़की? हमने कोई बस नहीं रोकी, वो तो बस वहाँ जाकर अपने आप अटक जाती है, ऊंचाई पर लोड नहीं ले पाती। वहाँ तो हमसे कोई कहे तो भी हम ना रोके। वहाँ पास ही कब्रिस्तान का रास्ता जो है। वैसे तुमने कौन सी लड़की देख ली भैया? शाम को ही लगा ली क्या? कहकर दोनों ठहाका मारकर अजीब सी हंसी हंसने लगे। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मुझे लग रहा था दोनों मस्ती के मूड में हैं, जो मुझसे मस्खरी कर रहे हैं। मैं बस स्टैंड पर उतरा और ऑटो करके होटल की ओर चल दिया। एक तरफ तो मुझे उस लड़की की प्यारी सी सूरत आंखों में घूम रही थी, दूसरी ओर उन दोनों की बात दिमाग में घूम रही थी। मैंने अपने प्यार पर यकीन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और उसकी मीठी मीठी यादों में खो गया। मैं बस स्टैंड पर उतरा और ऑटो करके होटल की ओर चल दिया। एक तरफ तो मुझे उस लड़की की प्यारी सी सूरत आंखों में घूम रही थी, दूसरी ओर उन दोनों की बात दिमाग में घूम रही थी। मैंने अपने प्यार पर यकीन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और उसकी मीठी मीठी यादों में खो गया। थोड़ी देर बाद मैं होटल आ गया। सर 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 कहाँ खो गए सर? उस ऑटो वाले की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। सच बताऊं तो उतने में टाइम में मैं अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ एक रोमांटिक डांस तो कर ही चुका था। अब क्या करूं, मैं भी तो इंसान ही हूं ना। कुछ सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। ऑटो वाला मुझे देखकर ऐसे चकित हो रहा था जैसे मैं कोई पागल हूं जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। खैर मुझे उससे क्या करना, मुझे तो बस उससे ही मतलब था, जिसको देखने के बाद आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग आ रही थी, जिसको मन ही मन अपना मान चुका था। उसका अता पता तक नहीं पता था कि वो कौन थी। ऊपर की जेब में पहले से पड़े हुए रुपए से मैंने ऑटो का किराया चुकाया और बाकी के पैसे उसे रखने को बोला और होटल की ओर चल दिया। मैंने अपने होटल रूम में शिफ्ट किया। थकान हो गई थी तो मैंने नहाने का फ़ैसला किया। हालांकि थोड़ी देर ठंड थी पर मैं नहाने चला गया। नहाते वक्त भी मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था
और आंखों के सामने उसकी उदास आंखें बार बार दस्तक दे रही थी। पता नहीं क्या था उसकी आंखों में, ना जाने क्या कहना चाहती थी। नहाकर सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। कमरे में चाय पीने की जगह मैंने रेस्तरां में जाना ज़्यादा अच्छा समझा। मैं थोड़ा मिलनसार आदमी हूँ और लोगों से बातचीत करने में यकीन रखता हूँ। नई जगह, नए लोग और नए अनुभव मुझे बहुत पसंद है। इन सब में आपको ये बताना भूल ही गया कि मैं यहाँ कंपनी के एक प्रोजेक्ट की वजह से आया हुआ था और अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ लंबे समय तक रुकने का निर्देश था। खैर, मैं नीचे रेस्टोरेंट में पहुँचा और चाय का ऑर्डर दे दिया। रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो मैं वहीं फ्री में बैठे वेटर से मूड मारने लग गया। बातों बातों में उसने बताया कि बस स्टैंड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ऑटो वाला अपना बिल बनाने के लिए ही आपको घुमा कर लाया था। मैंने मन ही मन उस ऑटो वाले को गाली दी। फिर सोचा कि चलो अच्छा है, उसकी वजह से ही मैं सपने में ही सही अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ रोमांटिक डांस तो कर पाया। थोड़ा पॉजिटिव सोच का इंसान हूँ मैं, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने लगता हूँ। चाय के बिल पे करने के लिए मैंने पर्स निकाला तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे कि आज के उस युवा की हो जाती है जो रात को तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सोया होता है और सुबह आँख खुलने पर मोबाइल अपनी जगह पर नहीं मिलता। खैर, मेरा पर्स मुझे छोड़कर जा चुका था। उसमें सब ज़रूरी चीज़ें थी, मेरा आधार कार्ड, मेरे ATM और कुछ कागजात। इसलिए पर्स का मिलना ज़रूरी था। मैंने जेब में पड़े खुले पैसे चाय का बिल चुकाया और होटल के अंदर जिस रास्ते से आया था उसको नज़र मारते हुए वापस रूम तक पहुंचा। पर सब जगह देखने पर भी वहां पर्स नहीं मिला। पर्स इस कदर नाराज़ था जैसे कोई रूठी हुई प्रेमिका नाराज़ होकर साथ छोड़ देती है। जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब संभावना थी कि यहाँ तो उस ऑटो में गिरा हो या उस बस में। ऑटो में मिलना तो नामुमकिन ही था। सोचा बस में ही देख लिया जाए, शायद किस्मत से मिल जाए। बाहर निकलकर देखा तो इक्का दुक्का ऑटो खड़े थे। पता नहीं इतनी जल्दी होने के बावजूद क्यों मैंने पैदल जाना है सही समझा। शायद मैं वहाँ के रास्ते से वाकिफ़ होना चाहता था। वहाँ किसी से रास्ता पूछकर मैं रास्ते पर नज़र डालता हुआ बस स्टैंड की ओर जाने लगा। बस स्टैंड पहुँचने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। मैंने उस ऑटो वाले को मन ही मन शुक्रिया कहा जिसकी वजह से मैं रोमांटिक डांस कर सका। कोई और ऑटो वाला होता तो 5 मिनट में लाकर रख देता, पर उस नेक इंसान ने मुझे बस स्टैंड से होटल पहुंचाने में पूरे 20 मिनट लगाए थे। ऐसे ही भले लोगों पर ही तो ये पृथ्वी टिकी हुई है। खैर, बस स्टैंड ज़्यादा बड़ा नहीं था और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं हो रही थी। आधे से ज़्यादा एरिया में अंधेरा था और बस लाइन से लगी हुई थी। मैं अपनी बस को ढूंढने लगा। ऊपर वाले का शुक्र था बस मिल गई। बस के गेट पर बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था, सो रहा था। मेरी आहट से उसकी नींद खुल गई। उसने मेरी ओर देखा और देखकर फिर से सो गया, जैसे मेरे आने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो पहले से खुला हुआ था। मोबाइल की लाइट जलाई और अंदर जाकर देखने लगा। वहाँ उसी सीट के नीचे मेरा पर्स पड़ा हुआ था। जब मैंने सीट बदली थी शायद तभी गिर गया होगा। मैंने तुरंत उठा लिया, सब कुछ सुरक्षित था। मेरे मुंह से निकला थैंक गॉड, और मैंने बस वाले को भी मन ही मन थैंक्स कर दिया कि उन्होंने बस की सफाई नहीं की थी। मैं वहाँ से निकलने को ही था, पता नहीं कहाँ से उस सीट को एक बार निहारने का ख्याल आ गया। दिल से पागल है ना। मैंने उस सीट पर लाइट मारी तो मुझे वहाँ कुछ पड़ा हुआ नज़र आया। मैंने पास जाकर ध्यान से देखा तो एक रुमाल नज़र आया। मैंने तुरंत उठा लिया। उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस वक्त मैं खुद को किसी कहानी का जासूस समझ रहा था जिसके हाथ कोई बड़ा सबूत लग गया हो। बस से बाहर निकलकर आया तो वो कुत्ता, जिसको अब तक मुझसे कोई मतलब नहीं था, अब मुझ पे भौंकने लगा और बार बार भौंक रहा था। मैंने सोचा अजीब कुत्ता है, जब रोकना था तब रोका नहीं और अब ऐसे रोक रहा है जैसे चोरी के बाद अपना हिस्सा मांग रहा हो। वो भौंकते भौंकते मुझे मेन गेट तक छोड़ने आया। खैर, वहाँ से निकलकर मैं वापस अपने होटल रूम में आ गया और वहीं रूम में ही खाना मंगा लिया। यात्रा की थकान हो गई थी तो मैं गहरी नींद में सो गया। रात के वक्त नींद में मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे में आया और आकर चला गया। गहरी नींद में था, मुझे लगा शायद कोई सपना देखा है, पर सुबह उठकर देखा तो होटल में था और कोई कैसे अंदर आ सकता है।
हो सकता है मेरा भ्रम हो। थकान भरी गहरी नींद में कभी भी ऐसा हो जाता है। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहा धोकर तैयार हुआ तो रात वाले रूमाल का ख्याल आ गया। रात में टेबल पर ही तो रखा था। यहाँ वहाँ कपड़ों में, तकियों के नीचे, सब जगह खोज मारा पर कहीं नहीं मिला। मैं परेशान हो गया। मेरे पहले प्यार की पहली निशानी कहीं खो गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया। एक रुमाल संभाल कर नहीं रख सकता? मोहब्बत क्या खाक करेगा? उस होटल में 3 रूम पर एक वेटर, टेक केयर, लगा हुआ था। मैंने रिसेप्शन पर कॉल करके उसको ऊपर बुलाया और पूछा, कोई मेरे रूम में आया था क्या? उसने कहा, सर रूम अंदर से लॉक रहता है, ऐसे कोई अंदर कैसे आ सकता है? उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या? कुछ सामान चोरी हुआ है क्या? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ। वो रात के खाने की प्लेट उठाने लगा। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे कोयले पर पड़ी और वो आश्चर्यचकित होकर बोला, साहब ये आपने रखे हैं यहाँ? मैंने देखा तो वहाँ कुछ कोयले पड़े हुए थे। आश्चर्य की बात है, रुमाल देखने की जल्दबाजी में मेरी नज़र कैसे नहीं पड़ी। टेबल पर कोयले बिखरे पड़े थे जैसे अध जले हो। वो वेटर उनको देखकर सकपका गया और सिर्फ प्लेट लेकर चला गया। मुझे वेटर का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उससे भी अजीब लगा कि ये कोयले मेरे रूम में कहाँ से आ गए, और उससे भी अजीब, जब रूम अंदर से बंद था तो रुमाल वो कहाँ गायब हो सकता है? सब सामान सही रखा हुआ था तो फिर क्या कोई रुमाल लेने क्यों आएगा? मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता था। मुझे स्टाफ पर ही शक हो रहा था कि कोई मुझे नींद में समझ कर आया है और जल्दबाजी में कुछ हाथ नहीं लगा तो रुमाल ही ले गया। मेरी एक गंदी आदत थी, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊं तो उसको सुलझा कर ही दम लेता हूँ। मैं होटल के रेस्टोरेंट में गया तो वो वेटर भी वहाँ सर्व कर रहा था। मैंने उसको इशारे से बुलाया। वो आया और बोला, क्या हुआ साहब? मैंने पूछा, तू वो कोयले उठाकर लेकर क्यों नहीं गया? वो सकपका गया और बोला, मैं बोलता हूँ किसी को, वो उठा लेगा। मैंने थोड़ा सख्ती से पूछा, तूने क्यों नहीं उठाए? बोल, तू ही आया था ना रात को रूम में? वो बोला, नहीं साहब, आपके कमरे में रात को कोई चुड़ैल आई थी। हो सकता है उसका कोई सामान गलती से आपके पास आ गया हो, उसको वो लेने आई हो। आपकी किस्मत अच्छी थी साहब, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता कि रात को मेरे कमरे में चुड़ैल आई थी? तो वो आंखें गोल करके बोला, यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि साहब चुड़ैल जहाँ जाती है वहाँ अपनी निशानी छोड़ जाती है। वो जले हुए कोयले उसी की निशानी है। आपके रूम से क्या गया है? मैंने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, गैलरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना? मुझे उसकी फुटेज दिखा, वरना मैं मैनेजर से तेरी शिकायत करता हूँ। ये सुनकर वो घबरा गया और इस बात के लिए राजी हो गया। साहब मेरी शिकायत मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वो मुझे सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर रूम में ले गया। वहाँ मौजूद आदमी ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। पूरी फुटेज में वहाँ कुछ भी मेरे मतलब का था ही नहीं, सिवाय एक दृश्य के। वो कैमरा रूम को पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहा था, उसमें थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था। मेरा कमरे के दरवाज़ा खुला और कुछ मिनट बाद बंद हो गया। ना ही कोई अंदर गया, ना ही कोई अंदर से बाहर आया। मेरे लिए अजीब अनुभव था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना चाहा और उसको जूम करके देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने और जूम किया तो पिक्सल फटने लगे, पर जो नज़र आया वो किसी जीत से कम नहीं थी। वो किसी की परछाई थी, शायद किसी लड़की की। अगर मैं कैमरा जूम नहीं करता तो शायद वो नहीं देख पाता। मुझे कुछ दिख गया है। मैंने ये बात उस वेटर और ऑपरेटर को नहीं बताई। एक बात तो पता चल गई कि कोई मेरे रूम में आया था और पक्का नहीं था, पर वो शायद कोई लड़की थी। फिर मैंने अपनी हाथ घड़ी पर नज़र डाली तो समय देखकर मुझे ध्यान आया कि जिस काम से मैं यहाँ आया हूँ उसका तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है। बाहर से ऑटो पकड़कर मैं कंपनी के ऑफिस चला गया। वहाँ दिन भर मीटिंग का दौरा किया, पर मेरा सारा ध्यान कल रात की उस घटना पर ही था। ऑफिस से 4 बजे फ्री हो गया और वापस जाने लगा। दिमाग सारी कड़ियों को जोड़ने में लगा था। अगर वो रुमाल उसका था तो वो रात को लेने क्यों आई?
उसको पता कैसे चला कि रुमाल मेरे पास है? ऐसा क्या था इस रुमाल में? इस पूरे झमेले में दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। करीब 15 मिनट बाद मैं होटल में पहुंच गया। रूम में पहुंचा और चाय का ऑर्डर दिया। वो कोयला अभी भी वहीं पड़े थे। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उन्हें अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। चाय पीकर दिन भर की थकान मिटाई। समय देखा तो शाम के 5:30 बज गए थे। दिमाग में आया थोड़ी ताज़ी हवा खाई जाए। सूरज डूबने लगा था। मैं होटल के बाहर आया और किसी से कब्रिस्तान का रास्ता पूछकर पैदल ही निकल गया। आसपास का पहाड़ी रास्ता मनमोहक लग रहा था। पता नहीं पहाड़ों से मुझे क्या लगाव है। जब भी मौका मिलता है खींचा चला आता हूँ। कभी कभी तो मुझे महसूस होता है कि कहीं पिछले जन्म में कहीं मैं भी कोई पहाड़ी एरिया में पैदा हुआ होऊंगा। टहलते टहलते वहाँ कब पहुँच गया पता ही नहीं चला। वहाँ रोड के किनारे खड़ा हो गया। चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई थी। दूर दूर तक बस पहाड़ ही पहाड़ मन को सुकून दे रहे थे। वहाँ बॉर्डर लगा हुआ था। कब्रिस्तान इधर बॉर्डर से ज़रा सा आगे चलकर कब्रिस्तान बना हुआ था। इतना दूर था कि आप आंखों से देख सकते थे। पता नहीं क्या सूझा मुझे। मैंने जेब में हाथ डालकर उसको मन ही मन याद किया और वहीं पास के एक पत्थर पर बैठ गया। अंधेरा हो गया था पर पास में लगे पुल पर लगे बल्ब से हल्की सी रोशनी हो रही थी। तभी अचानक क्या देखता हूँ, रोड के सामने से कोई साया मेरी ओर चला आ रहा था और मेरे से थोड़ी दूर सामने आकर रुक गया। इतना दूर के अंधेरे के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं हीरो बनकर कब्रिस्तान आ तो गया, अगर बाई चांस कोई भूत प्रेत पीछे से आ गया तो क्या होगा। ये अच्छा था वो साया सामने से आ रहा था। वो साया मेरे इतने नज़दीक आ गया मैं उसको देख सकता था। मैं उसको बस देखता रह गया। वो मेरे सामने खड़ी हुई थी, मेरे सपनों की सुंदरी। मुझे एकटक निहारता देख उसने मुझे टोका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई थी, पर खुशी इस बात की थी उसने मुझे पहचान लिया था। जी वो मैं बस ऐसे ही, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बस ऐसे ही तो इस समय यहाँ कोई नहीं आता, उसने मेरी ओर देखकर कहा। मैंने सोचा डायरेक्ट बात कर लेना अच्छा होगा। जी वो आपकी तलाश में यहाँ आया था, मैंने आत्मविश्वास से कहा। उसने आश्चर्य से कहा, मेरी तलाश में? क्यों? आप बुरा न माने तो कह दूँ, मैंने शर्माते हुए कहा और उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना मैंने कहना शुरू कर दिया। वो ना उस दिन से जब से आपको देखा है तो रात को नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं है, बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ और आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ चला आया। उसके चेहरे पर शर्म की एक लाली सी छा गई जो अंधेरा होने के बावजूद मुझे नज़र आ रही थी। वो मेरी बात पर हल्के से मुस्कुराई और फिर उसकी आंखों में वही उदासी छा गई। देखने में तो बड़े शरीफ और मासूम लगते हो। अच्छा लगता है क्या किसी लड़की को घूरना और उसका पीछा करना? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम अपने लिए कोई और ढूंढो। मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, कहकर वहाँ से कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। मैंने पूछा, यहाँ कहाँ जा रही हो? मेरी ओर हंसकर देखा और बोली, घर और कहाँ? उसकी स्माइल देखकर एक बार को दिल डर से धक करके रह गया। इसका घर कब्रिस्तान में है? अचानक से वहाँ पोल पर लगा वहाँ नाम मात्र का बल्ब अपने आप बुझ गया। शायद लाइट चली गई थी और कुछ 10 सेकंड बाद ही बल्ब जल गया, पर वो अपनी जगह नहीं थी। मैंने उसको आवाज़ दी पर मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं आया। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। डर तो लग ही रहा था और अंधेरा भी हो गया था। मैंने उस वक्त वापस जाना ही ठीक समझा। मैं होटल तो वापस आ गया था पर मन उसी सब में अटका हुआ था। अगर वो भूत थी तो इंसानों जैसे बात क्यों कर रही थी, और इंसान थी तो वह कब्रिस्तान में क्यों चली गई? अगर मैं उसको पसंद नहीं था तो उसने मुझे पहचान कैसे लिया और मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? पर उसने मुझे दूर रहने की धमकी, यह सलाह जो भी समझो दे दी थी। उसकी आंखें जो कह गई थी वो कुछ और था और उसकी ज़ुबान कुछ और कह रही थी। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर उसकी आंखों की उदासी कुछ और ही बयां कर रही थी। कुछ तो बड़ी गड़बड़ थी। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे प्यार की दूसरी निशानी वो कोयले
अब तक मेरी जेब में थे। मैं इन सब में उसका नाम पूछना भी भूल गया था, तो रुमाल और कोयले की बात कहाँ से पूछता। लोगों के प्यार की निशानी गुलाब का फूल होता है और हमारी किस्मत में कोयले। उसका मासूम चेहरा और आंखों में उदासी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे कि शायद वो किसी मुसीबत में है, पर दिमाग कह रहा था कि ये आशिकी कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना डाल दे। फिर मन में आया कि प्यार किया तो डरना क्या, अब जो भी होगा देखा जाएगा। सच बताऊँ तो किसी के लिए इतना पागल हो जाऊंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इस बात की चिंता भी सता रही थी, अगर वो सच में भूत निकली तो क्या होगा। मैं तो कैसे भी मैनेज कर लूँगा, पर फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी। फिर मुझे खुद अपनी सोच पर हंसी आ गई। छाया, कैसा इश्क का ये सुरूर है, न जज्बातों का काबू न धड़कनों पर जोर है। खैर, मैंने अपनी सोच को विराम दिया और नीचे डिनर करने रेस्टोरेंट में चला गया। वहाँ वही वेटर मुझे देखकर खुद आ गया, मुझसे आकर ऑर्डर लिया। डिनर के बाद जब मैं बिल पे कर रहा था तो वो आकर बोला, सर कुछ पता चला क्या। मैंने उसको घूर कर देखा तो वो सकपका गया और बोला, सर मैं तो बस आपके लिए परेशान था इसलिए पूछा। मैंने सोचा चलो कोई तो परेशान है मेरे लिए, और हम जिसके लिए परेशान हैं उसको कोई खबर ही नहीं। मैंने उसको इशारों में सीसीटीवी रूम की ओर आने को कहा। सीसीटीवी रूम में पहुंचकर मॉनिटर पर मैंने उसको कुछ दिखाया तो उसकी आंखें फैल गई। मैंने पूछा, पहचानते हो इसको। उसके माथे पर पसीना आ गया और बोला, इसमें साफ साफ तो नहीं दिख रहा, पर मैं अगर सही हूँ तो ये वही है। मैंने पूछा, कौन। उसने बोला, सर आप किसी को बोलना मत वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लड़की इसी होटल में काम करती थी, नैन्सी नाम था इसका, और इसने रूम नंबर 203 में इसने फांसी लगा ली थी। आज तक किसी को कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ। 203 मतलब मेरे बगल वाला रूम। मेरे हलक में थूक अटक गया। सर इसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है और शुरुआत के दिनों में इसकी हलचल कुछ महसूस हुई थी, इसीलिए उस रूम को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। पिछले 2 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पर अचानक से आपके कमरे में आना और कोयले छोड़ जाना कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे पास इसकी कोई तस्वीर है। मैंने उस वेटर से पूछा। उसके साथी ने कंप्यूटर में पड़ी पुरानी तस्वीरें मुझे दिखाने लगा। उसकी तस्वीर उसने मुझे दिखाई तो मेरी आंखें फट कर बाहर आने की हालत में हो गई। तो नैन्सी नाम है उसका। तो क्या मैं एक आत्मा से मिलकर आया हूँ। क्या मैं एक आत्मा से प्यार करता हूँ। सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मोहब्बत के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। मेरी वही हालत हो रही थी, आसमान से गिरे खजूर में अटके। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस वेटर ने मुझे इस तरह परेशान देखा तो बोला, क्या हुआ सर, आपको डर लग रहा है क्या। मैंने गुस्से से घूर कर उसकी ओर देखा तो वो बोला, घबराओ मत सर, वो बहुत अच्छी लड़की थी, आज तक किसी का बुरा नहीं किया। ज़रूर आपने उसकी किसी चीज़ को डिस्टर्ब किया होगा, वरना तो आपके रूम में नहीं आती। फिर आंखें गोल करके बोला, वैसे भूत प्रेत क्या भरोसा, कब क्या कर दे। मैंने मन में सोचा कि अब उसको क्या बताऊं। डर मुझे भूत प्रेत का नहीं, मेरे फ्यूचर बर्बाद होने का है। पहली बार कोई लड़की पसंद आई और वो भी भूत निकली। मैं तो उससे भी शादी करने को तैयार था, पर लोगों का क्या करूँगा। उनको तो भूत दिखाई नहीं देगा, वो तो ये समझेंगे कि मैं हवा से बात कर रहा हूँ, मुझको पागल समझेंगे। खैर, पागलों वाली हरकत तो मैं कर ही चुका था, तो इस विषय में सोचना बेमानी था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे इतनी गहरी मुद्रा में सोचता देख वो वेटर बड़ी मासूमियत से बोला, सर परेशान मत होइए, ज़्यादा सोचेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, और दिमाग ख़राब हुआ तो आपका फुटूरे ख़राब हो जाएगा। मैंने पूछा, फुटूरे मतलब। सर आपका भविष्य है, इसको फ्यूचर बोलते हैं। वो सकपका कर बोला, जी सर वही। फिर जासूसी मुद्रा में आंख चलाकर बोला, सर एक बात कहें, अगर आप नाराज़ ना हो तो। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा, क्या मैं तुम्हें स्वभाव से गुस्सैल लगता हूँ। उसने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, लगते तो नहीं हो सर, पर जब से आपके साथ वो घटना हुई है तब से आपका नटूरे काफ़ी बदल गया है। मैंने कहा, नटूरे आपका स्वभाव सर। इस बार वो बड़े आराम से बोला। आपकी बार मुझे सच में गुस्सा आ गया। उसको नेचर बोलते हैं, कोई कहकर मर गया था क्या।
कि नहीं आती तो भी अंग्रेजी बोलो। मुझे गुस्से से देखकर और मेरी बात सुनकर वो वहाँ से चुपचाप खिसक गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा, इसके साथ 1-2 दिन और बात की तो सच में मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं भी क्या क्या बोल रहा था। खैर वहाँ से उठा और अपने रूम की ओर रुखसत किया। आंखों में नींद नहीं थी, फिर भी आंखों को बंद करके लेट गया। लगभग 1 घंटे बाद मैं उठा और रूम के चक्कर काटने लगा। फिर ना जाने क्या सूझा, मैंने रूम का डोर खोला और बाहर गैलरी में देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। मैंने गैलरी में चहलकदमी शुरू कर दिया। अचानक से मेरी नज़र रूम के नंबर 203 पर गई। मन में अचानक से कौतूहल सा जाग गया। मैं कुछ सोचकर रूम की ओर गया और हॉल से झांकने की कोशिश की कि हॉल में अंधेरा सा नज़र आया। मैंने जैसे ही दरवाजे के ऊपर हाथ रखा तो दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ अपने आप खुलता चला गया। कमरे में अंधेरा था, चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हुए थे जो मेरे शरीर से टकरा रहे थे। मैंने मोबाइल की लाइट कमरे में स्विच बोर्ड देखने के लिए डाली। जैसे ही स्विच ऑन किया, सामने का दृश्य देखकर मेरा घिघी बंद गई। नैन्सी सामने के पंखे पर लटकी फांसी के फंदे पर थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी फांसी लगाई हो।